हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए सीटेट जनवरी जो 2024 के लिए जो सामाजिक अध्ययन है यानी कि सामाजिक विज्ञान एसएसटी जिसे हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसके हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो आप सभी लोगों के साथ मिलकर के डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हमारा टारगेट रहेगा 60 में 60, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए वे लोग कर लीजिए। हमारे चैनल है @learn-with-alpana। ओके फ्रेंड्स, तो फटाफट से हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि देखिए क्वेश्चन इसमें जो है वो 60 क्वेश्चन है, टाइम लगेंगे, इसलिए हम लोग फटाफट से अपने क्वेश्चन और आंसर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको लोगों को हम बता देते हैं कि जो देखिए आपके 20 क्वेश्चन होते हैं एसएसटी में वो आपके पेडागॉजी के होते हैं। कितने क्वेश्चन फ्रेंड्स? 20 क्वेश्चन, ठीक है। और जो आपके 40 क्वेश्चन होते हैं वो आपके कंटेंट के यानी कि जो आपका जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया और पॉलिटिकल हो गया, ठीक है। तो इसके लिए देखिए जो 40 नंबर लाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। और डेली प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है यानी कि प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर जो होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल पर बने रहना पड़ेगा। और जो पेडागॉजी के कंटेंट हैं, ठीक है, इसको भी हम लोग अपने 60 क्वेश्चन में इंक्लूड करके पढ़ेंगे। तो 20 + 40 यानी कि 60 क्वेश्चन हम लोग डेली के डेली अपने कंटिन्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा कार्य राज्य सरकार का है। पहला आपका ऑप्शन है नई दिल्ली और वास्को डिगामा के बीच नई गाड़ी चलाना। दूसरा है 1000 के नोट का नया डिजाइन लागू करना। तीसरा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना। और चौथा है कि 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या पूछा है कि राज्य सरकार का है ना, तो यहाँ पर राज्य सरकार का केवल एक ही कार्य है कि जो कि 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना, केवल वही राज्य सरकार कर सकता है, बाकी इसमें से कोई कुछ भी नहीं कर सकता है राज्य सरकार, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है, ठीक है। यानी कि जो दलित और आदिवासी लड़कियां हैं इनके द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। पहला ऑप्शन है लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण। दूसरा है शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण। तीसरा है क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं। और चौथा है गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन किया गया है कि दलित और आदिवासी लड़कियों, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्वेश्चन था कि दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक रहती है, तो ये आपका गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण ऐसा होता है, ठीक है। देखिए जो लड़कियां होती हैं कभी कभी मतलब निर्धन परिवार से रहती हैं और जो सामाजिक भेदभाव होते हैं कि दलित हैं, आदिवासी हैं, ठीक है, इस कारण से जो लड़कियां होती हैं उनके स्कूल छोड़ने की दर जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स, और हम चाहेंगे कि फटाफट से हम लोग का क्वेश्चन खत्म हो जाए क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग ही किए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन हमारे 60 हैं तो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे नोट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है। पहला है ऑप्शन आपका लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है। दूसरा है पानी की प्रत्येक बूंद बचाइए। तीसरा है अतिथि देवो भव। और चौथा है जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो यहाँ पर देखिए जो आपका विज्ञापन जो सामाजिक नहीं है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। तो केवल देखिए एक यही है 4th ऑप्शन वाला कि जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, यही एक सामाजिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया है। यानी कि ऐसे मुद्दे की आपको पहचान करना है जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी, ठीक है, जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी जो मीडिया है उसने शायद ही उस पर ध्यान दिया है। पहला ऑप्शन है लैंगिक संवेदनशीलता। दूसरा है पीने का पानी। तीसरा है हत्याएं। और चौथा है भवनों को गिराना। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि जो मीडिया है, ठीक है, जो मीडिया वाले हैं उन्होंने शायद ही ध्यान दिया हो, तो किस पे ध्यान दिया हो फ्रेंड्स? वो देखिए जो पीने का पानी है, ठीक है, इस पर मीडिया
मीडिया वाले शायद ही ध्यान दिए हो, क्योंकि देखिए वर्तमान समय में मीडिया उन्हीं खबरों को महत्व देती है फ्रेंड जो उनकी टीआरपी को बढ़ा सके, ठीक है। यानी कि आज जो सनसनी खबरें यानी कि फैलाई जा रही हैं, ठीक है, पीने की पानी की समस्या, बुनियादी समस्या, यह समस्या देखिए वर्तमान समय के अति महत्वपूर्ण हो गई है, ठीक है। और पीने के पानी का अभाव हो रहा है, इसका संरक्षण अति आवश्यक है। परंतु देखिए ये समस्या जो है वो मीडिया के लिए एक खबर तो है, परंतु इससे सनसनी नहीं फैलाई जा सकती है, ठीक है, जिससे कि टीआरपी में इजाफा नहीं होगा उनके। तो जो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों हैं, ठीक है, इन पर मीडिया ध्यान नहीं देती है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ही बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका ये जो एसएसटी है वो पहले नंबर पे सीडीपी आता है 30 क्वेश्चन, इसके बाद आपका सेकंड नंबर पर क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट होता है आपके एसएसटी। तो मैंने उसी टाइप से क्वेश्चन को भी लिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए, ठीक है। न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। पहला ऑप्शन है न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है। दूसरा ऑप्शन है आपका न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है। तीसरा ऑप्शन है शक्तियों का पृथक्करण। और चौथा है आपका कि एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा भिन्न है उसको आपको पहचानना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे भिन्न है वो आपका शक्तियों का पृथक्करण है, ठीक है। यहाँ पर देखिए शक्तियों का पृथक्करण। देखिए जो न्यायपालिका के संदर्भ में शक्ति का पृथक्करण होता है फ्रेंड्स, ये प्रावधान भिन्न है, क्योंकि देखिए जो भारतीय संविधान के भाग 4 के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद जो 50 है, ठीक है, उसके तहत न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का कार्य क्षेत्र अलग अलग किया गया है, ठीक है। और जो राज्य है, ठीक है, जो राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसके अतिरिक्त देखिए जो विकल्प दिया गया है उसमें देखिए न्यायपालिका हेतु सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भिन्न है वही आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसे छोटा करना पड़ेगा क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो है वो आपके एसएसटी के लॉन्ग है। जो एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डीके बसु दिशा निर्देश, ठीक है, गाइडलाइंस, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके बारे में है। जो आपका डीके बसु के बारे में दिशा निर्देश है, ठीक है, वो किसके बारे में है। पहला ऑप्शन है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। दूसरा है किसी चुनाव क्षेत्र में पुनः चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली विधियां। तीसरा ऑप्शन है आपका कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना। और चौथा है स्कूलों में बच्चों को यौन अपराधों से बचाना। तो देखिए फ्रेंड जो यहाँ पर आपके डीके बसु दिशा निर्देश है, ठीक है, जो डीके बसु का गाइडलाइन है, ठीक है, वो किसके बारे में है। तो यहाँ पर आपका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका देखिए पहला ही है कि जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके, ठीक है। इसमें देखिए फ्रेंड्स जो आपका पहला ऑप्शन है, ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा कि जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, इसमें 2012 में जो डीके बासु द्वारा प्रत्येक थाने हेतु जारी गाइडलाइन था, ठीक है, इसको तत्काल लागू करने का दिशा निर्देश संरक्षण हेतु ये सब सुझाव दिए गए थे, ठीक है। तो इसमें से देखिए पहला तो यही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए जो करेक्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट ही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, ठीक है, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था। पहला ऑप्शन है आपका धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य धर्मों की आलोचना करना शामिल नहीं है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि समानता के अधिकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों पर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए जोर दिया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कि स्वतंत्रता के अधिकार में सरकार की आलोचना करना शामिल है। और चौथा लास्ट ऑप्शन है कि जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा कि जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है, ठीक है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है फ्रेंड्स।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में, ठीक है, वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षण की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता। यहाँ पर देखिए आपसे नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो वर्तमान स्कूल आधारित आकलन है इनमें पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर शिक्षार्थी की आवश्यकताओं पर विचार करना। ये तो फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो शिक्षार्थी है उनकी क्या आवश्यकताएं हैं उन पर आप विचार करेंगे, ठीक है, उसी के अनुसार उनको शिक्षा देंगे। और देखिए दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर कि एक दूसरे के निकट शिक्षार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सौहार्द। देखिए ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है कि सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल, बिल्कुल सही। और चौथा यहाँ पर है कि अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर। तो देखिए फ्रेंड्स हमने आपसे पहले ही बताया था कि जहां पर आपका केवल आ जाता है, ठीक है, केवल शैक्षिक पक्ष, ये आपका निगेटिव होगा। लेकिन देखिए हमसे पूछा भी क्या है, निगेटिव, तो जो निगेटिव है वही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, निगेटिव हमारा पॉजिटिव में बदल जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है वही बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगला चलिए क्वेश्चन देखेंगे और देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए दो ही ऑप्शन दिया है, दो ऑप्शन नीचे होगा तो हम लोग बाद में देख लेंगे। क्वेश्चन है कि एक नए प्रकार के नए कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले जो आपके टीचर है उसको नए विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। अब देखिए क्या बताना चाहिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन में बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी शिक्षिका विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि इस कार्य को करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुभव के बारे में जो विद्यार्थियों में आवश्यक ही होना चाहिए। और तीसरा चौथा ऑप्शन भी देख लेंगे, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या सही होगा। तीसरा ऑप्शन है कि आगामी आकलन के इस कार्य पर आधारित होगा या नहीं होगा। चौथा है अंतिम परिणाम में इस कार्य को दिए गए अधिकार के बारे में। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी विद्यार्थियों में अपेक्षाएं क्या है, यानी कि उसकी किससे, शिक्षा से विद्यार्थियों की अपेक्षाएं क्या है, ये आपको बताना चाहिए। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन हमारा। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है तो हम लोग थोड़ा सा इसे छोटा कर लेंगे ताकि स्क्रीन पर आ जाए और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, शायद आप लोग को देखने में दिक्कत हो। तो देखिए आप लोग क्वालिटी थोड़ा सी बढ़ा लीजिएगा अपने फ़ोन की, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री के कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। कार्य को पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चों को चुनिए। यानी कि कक्षा 8 के 4 बच्चे हैं, ठीक है, जिनसे यानी कि जो वेस्ट सामग्री है, जो व्यर्थ सामग्री है, उससे कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने के लिए कहा गया है, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चों को चुने। यानी कि 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से जो सबसे उपयुक्त रचनात्मक है, ठीक है, वही आपको आंसर को टिक करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला ऑप्शन देखेंगे क्या है। पहला है कि थोड़े से मार्गदर्शन से ही बहुत अच्छी चीजें बना सकता है, ठीक है, थोड़े से मार्गदर्शन से बहुत अच्छी चीजें बना सकता। दूसरा ऑप्शन है कि कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। तीसरे ऑप्शन है कि अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग करता है, महंगी सामग्री का प्रयोग न करने के प्रति सचेत। तो यहाँ पर देखिए वेस्ट मटेरियल से बात की जा रही है, तो यहाँ पर महंगी से कोई यानी कि जो महंगी सामग्री है उससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। और चौथा है कि शिक्षक के साथ निरंतर चर्चा करता है और हर कदम पर उसकी स्वीकृति लेता है। यहाँ पर यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उससे आप कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर स्वीकृति लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स वो आपका सेकेंड ही होगा। और जो पहला था कि इसमें थोड़े से मार्गदर्शन से ही बहुत अच्छी चीजें बना सकता है, तो वेस्ट मटेरियल के लिए फ्रेंड्स इतना आपको मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है, ठीक है, ये अधिक रचनात्मक यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा जो उपयुक्त, देखिए सीटेट क्या कहता है हमारा कि जो सबसे उपयुक्त, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ आंसर है उसी को आप टिक करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा ही गया है कि सबसे अधिक रचनात्मक बच्चों को चुनिए, तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है यही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा
वो है कि सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य यानी कि प्रोजेक्ट उपयोगी होते हैं। ठीक है, जो प्रोजेक्ट होते हैं वो उपयोगी होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका कि विद्यार्थी आधारित कार्यों में, जो कि बिल्कुल सही है फ्रेंड। देखिए, जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो वो जो विषय है, ठीक है, उसी पर आधारित कार्यों पे बनाएंगे। ठीक है, और दूसरा आपका ऑप्शन है कि यदि उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो। और चौथा है आपका कि यदि तीसरा है कि यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो। और चौथा है कि कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है, जो प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट विधि, ठीक है, तो इसमें देखिए समूह में कार्य किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला तो देखिए समूह कार्य, और देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन ही दिए हैं आपके सभी आंसर में। ठीक है, और जो आपका पहला ऑप्शन था विषय आधारित हो, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका पहला और चौथा सही होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में देखिए पहला और चौथा ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो जो सबसे करेक्ट होगा ये आपका पहला ही आंसर सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है, क्योंकि पहला ऑप्शन है अध्यापकों को व्यस्त रखने के लिए के मासी बोर्ड, ठीक है, के मासी बोर्ड ने स्कूलों को ऐसे कार्यक्रम करने को कहा है। दूसरा ऑप्शन है उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत है। तीसरा ऑप्शन है कि ये इनकी व्यावसायिक प्रगति से संबंधित है। और चौथा है उनके वेतन में वृद्धि क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपसे क्वेश्चन किया गया है कि सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है, क्योंकि, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका दूसरा ऑप्शन था कि उन्हें सामाजिक विज्ञान के 1 मिनट, ठीक है, देखिए उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पेडागोजी के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो सामाजिक विज्ञान में अध्यापक होते हैं उनके लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य होता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें देखिए जो सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटक होते हैं उनकी अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो आपका देखिए सामाजिक विज्ञान है ये एक जटिल विषय है। ठीक है, प्रायोगिक स्तर पर इसका गुणात्मक अध्ययन संभव होता है। ठीक है, और जो इसकी शिक्षण पद्धति होती है फ्रेंड्स, इसी प्रणाली को अपनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में, ठीक है, सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। पहला ऑप्शन है सर्वेक्षण परियोजना, दूसरा है विषय पर समूहों में चर्चा, तीसरा है कंप्यूटरों की सहायता से प्रस्तुति करना, और चौथा है निर्धारित पाठ्य सामग्री के आधार पर परिचर्चा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में, ठीक है, किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सर्वेक्षण परियोजना, ठीक है, देखिए जो सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में सर्वेक्षण परियोजना, ठीक है फ्रेंड्स, यह समझने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। ठीक है, और देखिए जो संसाधन के अभाव होते हैं इसमें सर्वेक्षण परियोजना से संबंधित कार्य जो होता है वो सिमट रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए अतः आधुनिक समय में, ठीक है, आधुनिक समय में कंप्यूटरों की सहायता द्वारा छात्रों को संपूर्ण ज्ञान देने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका सर्वेक्षण विधि होगा वो सबसे करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 ने, ठीक है, 1986 ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था। पहला ऑप्शन है विकलांग बच्चों के नियमित स्कूल में पढ़ने के लिए, दूसरा ऑप्शन है विकलांग बच्चों के विशेष स्कूलों में पढ़ने के लिए, तीसरा है लड़के और लड़कियों की सह शिक्षा के लिए, और चौथा है मानसिक रूप से विकलांगों की शिक्षा के लिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, सबसे करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 है, ठीक है, वो एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था, यानी कि किसके लिए, तो वो विकलांग बच्चों के लिए नियमित स्कूलों में पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है। देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है ये कुछ ज्यादा ही लॉन्ग है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग एकदम ही छोटा करके देखेंगे, नहीं तो दिखेगा नहीं। ठीक है,
अब देखिए हम पढ़ेंगे, ध्यान से आप लोग सुनिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन है कि 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय को लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है, ठीक है। यानी कि वो लिखने में अक्षम है, तो किससे संबंधित है फ्रेंड्स, ये आपके डिस्ग्राफिया से है, क्योंकि बच्चा जो है वो लिख नहीं पा रही है, ठीक है। वो 8वीं क्लास की बच्ची है। अब देखिए आगे क्या है कि उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांट कर करे जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है, ठीक है। कौन सा अधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है इसमें देखिए कि विषय से संबंधित जानकारी देने वाले दो स्रोत खोजें और उनके बीच एक सी समानताएं ढूंढें, ठीक है। तो ये तो आपका हो सकता है सही, बट फिर भी हम लोग तीनों ऑप्शन देखेंगे। दूसरा आपका ऑप्शन है कि एक पत्र यानी कि पेपर तैयार करें और इसे किसी मित्र को सुनाकर निर्धारित करें कि किन भागों में सुधार करने के लिए जरूरत है। चौथा है कि शुरू में ही अच्छी तरह से आने वाले विषय को लिख लें तथा फिर उसमें सामग्री जोड़ें कि विषय किस प्रकार से दिए हुए कार्य से संबंधित है। और चौथा है कि विषय से संबंधित पुस्तकों, लेखों तथा वेबसाइटों की एक निर्देशिका तैयार करें। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो 8वीं क्लास की एक छात्रा है जो लिखने में अक्षम है, ठीक है, परेशान है, तो उसकी जो अध्यापिका है उसको वो बताती है, यानी कि सलाह देती है कि उन भागों को बांट करके जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो उस प्रकार से वो तरीके से अपना लिखे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि विषय से संबंधित जानकारी देने वाले दो स्रोत खोजें और उनके बीच एक सी समानताएं ढूंढे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस उपागम को एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन है चार्ट, दूसरा है कहानी बोर्ड, तीसरा है घटनाक्रम और चौथा है ग्राफ। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था कि किस उपागम को एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है कहानी बोर्ड, ठीक है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक को, ठीक है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक को, पहला ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों के इतिहास, भूगोल और भारत की राजनीति के बारे में जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य तथा इनमें अंतर संबंध रखना चाहिए। दूसरा है सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। और तीसरा है कि सामाजिक मुद्दों और उनके समाधान की व्यापक जानकारी देनी चाहिए। और चौथा है कि केवल सामाजिक, देखिए यहाँ पर केवल आ गया तो हम लोग पहले इसको छोड़ देंगे, ये निगेटिव हो जाएगा। देखिए जो तीसरा ऑप्शन दिया था कि सामाजिक मुद्दों और उनके समाधान के व्यापक जानकारी देनी चाहिए, बिल्कुल गलत। और सबसे सही जो आपका यहाँ पर फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन होगा, हमने पढ़ा है तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, जो सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं यानी कि जो सत्य है वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा कि जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक है, ठीक है, उसके लिए, ठीक है, ये जो सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी है इसको एकत्र करिए, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। काफी लॉन्ग फ्रेंड्स पेडागोजी के क्वेश्चन है एसएसटी के, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों में प्रतिनिधित्व करने वाले बनाने के लिए, ठीक है, पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकें देश की सभी भाषाओं विशेषतः भारतीय संविधान की सूची 8 में दर्ज भाषाओं में लिखी जानी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि क्षेत्रों के बीच समान मुद्दों को केवल इसलिए उजागर किया जाए ताकि संघात्मक गणतंत्र की भावना को प्रोत्साहन मिले। तीसरा है पाठ्य पुस्तकों में सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। तीसरा है स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो क्वेश्चन पूछा गया था कि पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा कि स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है।
ऑप्शन नीचे है, कोई बात नहीं, हम लोग पहले क्वेश्चन को ही देखेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में सामाजिकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। और दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर है आपका। दूसरा है कि ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे लड़के लड़कियों के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं कर सके। और तीसरा ऑप्शन है कि टीम शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा पुरुषों और महिला अध्यापकों को शामिल करना चाहिए। और लास्ट आपका फोर्थ ऑप्शन है कि प्रख्यात और विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित करके लैंगिक संवेदनशीलता पर सेमिनार आयोजित करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इसके लिए देखिए जो लैंगिक मुद्दों और लैंगिक भेदभाव के सामाजिकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका पहला ही होगा कि अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखेंगे क्या है। क्वेश्चन काफी लंबे हैं तो हम लोग थोड़ा सा इसे शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है जिससे, पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार करने के लिए स्वतंत्र हों। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जा सके। और तीसरा ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को इन मुद्दों पर उनके राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी मिले। चौथा है कि विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में सरकार की भूमिका को याद करवाया जा सके। देखिए याद करवाया जा सके, ये तो आपका निगेटिव पहले ही हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। और तीसरा क्या था कि इन मुद्दों पर उनके राज्य द्वारा किए जाने प्रयासों की जानकारी मिल सके, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी की सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे जो इसमें देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा कि संबंधित जो मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है वो आपका पहला होगा कि शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है। सबसे जरूरी होता है कि विद्यार्थी स्वतंत्र हो, तभी तो वो जो भी उसके विचार होंगे वो बोल पाएगा सामने, अपने जो उसकी बात है वो रख पाएगा, ठीक है। सबसे जरूरी है स्वतंत्र होना। तो यहाँ पर देखिए जहां पर स्वतंत्र आता है फ्रेंड्स, ये आपका पॉजिटिव ऑप्शन माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करती है कि भूगोल पढ़ाया जाए जिससे, ठीक है, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या आपकी एनसीएफ 2005 है 2005, ये प्रस्तावित करती है कि भूगोल पढ़ाया जाए जिससे, पहला ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। तीसरा ऑप्शन है पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके। और तीसरा ऑप्शन है कि भारत की विविध भौगोलिक विशेषताओं की इसके आर्थिक विकास की भूमिका को जाना जा सके। और चौथा ऑप्शन है कि विद्यार्थियों का प्राकृतिक आपदाओं के भारत की अर्थव्यवस्था पर नष्टकारी प्रभाव के बारे में मार्गदर्शन किया जा सके। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भूगोल पढ़ाने का उद्देश्य है कि क्यों पढ़ाया जाए, या फिर जो एनसीएफ 2005 प्रस्तावित करती है कि भूगोल पढ़ाया जाए जिससे कि क्या हो, तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों को भूगोल पढ़ाया जाना चाहिए। ये आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो 2005 है ये इसलिए कहती है, ये प्रस्तावित करती है वो, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले, सॉरी पहला नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका होगा ना, हाँ सेकेंड ऑप्शन होगा कि पर्यावरण चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके, ठीक है। देखिए जहां पर समझ आता है वो आपका पॉजिटिव आंसर माना जाता है, ठीक है। इसमें समझ था नहीं, ये मैंने गलत बोल दिया है, सॉरी। सेकेंड ऑप्शन आपका जो है वही बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए, ठीक है। देखिए जो सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है फ्रेंड्स, ठीक है, इसके अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ऑप्शन देखेंगे क्या क्या है।
पहला ऑप्शन है इसमें देखिए कि ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देते हैं। देखिए हमने रचनात्मकता को बताया है, सृजनात्मकता जहां पर होती है रचनात्मकता, ठीक है, क्रिएटिविटी, वहां पर देखिए आपका पॉजिटिव आंसर होता है। बट हम लोग तीनों और ऑप्शन को पढ़ लेते हैं क्या है इसमें, ठीक है। दूसरा है कि ऐसा उपागम जिसमें बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए अधिक शिक्षण सहायक की सामग्री अधिक शिक्षण सहायक सामग्री शामिल हो, ये नहीं होगा फ्रेंड्स, गलत है। तीसरा है कि ऐसी रणनीतियां जो विद्यार्थियों को लंबे समय तक तथ्य याद है तो इसको पहले ही कट करिए, ठीक है। चौथा है मानसिक मानचित्र जो सूचना को तुरंत याद, यहाँ पर भी याद है तो कट। यहाँ पर देखिए जो पहला ऑप्शन है वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक का मुख्य लक्ष्य होता है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान की जो कक्षा है उसमें शिक्षक का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो क्या होता है। पहला ऑप्शन है आत्म संयम के कौशल में सुधार को सुनिश्चित करना, जी नहीं। दूसरा है विद्यार्थियों को विचारों पर सोचने के योग्य बनाना, ऐसा भी नहीं होता है। तीसरा है कि योगज निर्धारण में वांछित परिणामों को मजबूत करना, बिल्कुल नहीं। चौथा है स्वतंत्र सोच, हमने पहले ही आपको बताया है फ्रेंड कि जो एसएसटी में स्वतंत्र सोच जहां पर आता है ना, वहां पर देखिए आपका पॉजिटिव आंसर माना जाता है ये, ठीक है। स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा करेक्ट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता है, ठीक है, यानी कि योग्यता क्या है। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए कि सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में, ठीक है, अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता है विश्लेषण करना, स्मरण रखना, बोध प्रयोग करना। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ये आपका विश्लेषण होगा। देखिए जो विश्लेषण करना होता है इसमें किसी भी सूचना को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, विश्लेषण करने का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये है कि शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए, ठीक है। यानी कि जब आप शैक्षिक गतिविधि पर जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले जो समय है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है इसका कि विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा करने से पहले नए विषयों को पढ़ाने के लिए कहें, ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स क्योंकि आप शैक्षिक गतिविधि पर हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि नई विषय सामग्री को सामग्री पर प्रश्नोत्तर सत्र के साथ प्रस्तुत करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ पर भी ये भी आपका निगेटिव होगा। अगला है कि कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें। देखिए गतिविधि, ठीक है, जहां पर गतिविधि होता है ये भी आपका पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। और चौथा है कि मूल विषयों में प्रति सप्ताह में कम से कम 2 बार गृह कार्य दे, ये सब तो आपका इसमें होता नहीं क्योंकि शैक्षिक गतिविधियों की बात हो रही है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वही आपका सही होगा कि कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रेरक अधिगम, ठीक है, इंडक्टिव लर्निंग निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है। आपसे विपरीत पूछा है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है निपुणता अधिगम, दूसरा संरचनात्मक प्रशिक्षण, तीसरा अनुरूपण यानी कि नकल करना और चौथा है प्रतिपादक शिक्षण। तो देखिए फ्रेंड जो आपसे प्रेरक अधिगम, ठीक है, ये किस उपागम का विपरीत है, ठीक है, तो ये आपका प्रतिपादक शिक्षण हो जाएगा, ठीक है। प्रतिपादक शिक्षण का ही जो विपरीत होता है उसे प्रेरक अधिगम कहते हैं, ठीक है, इंडक्टिव लर्निंग। ओके, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन लंबा है फिर से आपका, ठीक है, तो इसे हम लोग छोटा करेंगे फ्रेंड्स, कितना छोटा करें स्क्रीन पे समझ में भी नहीं आएगा। चलिए समझेंगे हम लोग इसको। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है, ठीक है। प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए इसका ऑप्शन है पहला कि चिंतन के सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करने तथा समस्या समाधान को सीमित करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तो आपका सत्य माना नहीं जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरा है कि अध्यापक को विश्वास तथा प्रेरक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। देखिए जो नमनीय वातावरण होता है फ्रेंड्स ये बहुत ही
यानी कि पॉजिटिव यानी कि उपयुक्त होता है अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के लिए। ठीक है, तो ये आपका तो सही होगा। फिर भी हम लोग थर्ड और फोर्थ देख लेंगे क्या है। थर्ड है समवयस्क शिक्षण ध्यान से करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षण विद्यार्थियों की अपनी वैचारिक क्षमता प्रभावित होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चौथा है कि चिंतन प्रक्रिया को ऐसे विद्यार्थी के निवेश को नकार देना चाहिए जो कक्षा में अनुशासन के लिए शिक्षण पद्धति को चुनौती देता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखिए जो सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड्स वही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा कि अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश में आपका वंदे मातरम आंदोलन हुआ था, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता था। सविनय अवज्ञा, खिलाफत, असहयोग, स्वदेशी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका हो जाएगा स्वदेशी। ठीक है, वंदे मातरम आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, स्वदेशी आंदोलन से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस विदुषी ने, ठीक है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था। पहला ऑप्शन है आपका ताराबाई शिंदे, दूसरा है रास सुंदरी देवी, तीसरा है पंडिता रमाबाई और चौथा है बेगम रुकैया। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स ये आपका है ताराबाई शिंदे। इन्होंने ही देखिए स्त्री पुरुष तुलना इसका लेखन किया है। किसने, ताराबाई शिंदे ने। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एसएसटी के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखेंगे क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा। ठीक है, यानी कि जब 19वीं सदी चल रही थी तो ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा था। पहला ऑप्शन है जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए, दूसरा है भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए, तीसरा है संभ्रांत, ठीक है, संभ्रांत वर्ग को शिक्षित करने के लिए और चौथा है लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि भारतीय कंपनी को सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए मिशनरियों ने क्रिश्चियन शिक्षा को लागू किया था, करना चाहा था। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्न में से कौन सा परिवर्तन हुआ। ठीक है, आपको बताना है कि 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्न में से कौन सा परिवर्तन हुआ। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स इसमें भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया, दूसरा है भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए, तीसरा ऑप्शन है भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति का प्रमुख देश बनाया गया और चौथा है भारत ने ब्रिटिश उद्योगों को उद्योगों को सस्ते मजदूर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है करेक्ट कि भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया था। ठीक है, यहाँ पर चलिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और ताल्लुकेदारों, ठीक है, भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और ताल्लुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी। पहला ऑप्शन है आपका स्थायी समझौता, दूसरा है पट्टादारी समझौता, तीसरा है रैयतवारी समझौता और चौथा है महालवारी समझौता। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही था, स्थायी समझौता। ठीक है, देखिए जब 1993 में बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है, जेम्स ग्रांट एंड जॉन सोट से विचार विमर्श कर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत देखिए जो जमींदार को भूमि का स्थायी मालिक बनाया गया था और तथा उनसे मालगुजारी के रूप में एक निश्चित आय हमेशा के लिए तय कर ली जाती थी उस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर स्थायी समझौता होता था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भंग निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया था? फैजाबाद, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ। तो देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भंग निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 है लखनऊ। ठीक है, जो अवध के नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है, बेगम की पत्नी थी। ठीक है, चलिए लखनऊ जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम यानी कि एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम यानी कि एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? 1961 का अधिनियम, 1968 का अधिनियम, 1933 का अधिनियम, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पर 1900 मैं जल्दी में बोल दी। 1861 का अधिनियम, 1868 का अधिनियम, 1863 का अधिनियम और लास्ट है 1858 का अधिनियम। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया था वो आपका 1 नवंबर 1858 ईस्वी को उसी अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को जो महारानी विक्टोरिया थी, ठीक है, इन्होंने घोषणा करते हुए भारत के लिए 1858 का अधिनियम पारित किया, जिसका देखिए जो भारत का जो मुख्य उद्देश्य था उस टाइम, ठीक है, वो भारत के उत्तम प्रशासन के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पर 4th ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। हमें लगता है कि लंबा ही क्लास जाएगा, बट कोई बात नहीं, चलिए हम लोग क्लास अपना अटेंड करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? जो मध्यकालीन असम में पाइक थे वो निम्नलिखित में से क्या थे? पहला ऑप्शन है आपका पानी लाने वाले, दूसरा है अनिवार्य सेना के सदस्य, तीसरा ऑप्शन है बलात मजदूर और चौथा है बागान में काम करने वाले मजदूर। तो देखिए फ्रेंड, जो मध्यकालीन असम में जो पाइक थे वो क्या थे? तो वो आपके बलात मजदूर थे ये। ठीक है, यानी कि जो मध्यकालीन असम में जो पाइक थे वो बलात मजदूरी करने वाले को कहा जाता था पाइक। ठीक है, इन्हें देखिए बलपूर्वक काम करने के लिए विवश किया जाता था उस टाइम मध्यकालीन में। ठीक है, तो यहाँ पर 3rd ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मणिग्राम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे? ठीक है, मणिग्राम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे? पहला ऑप्शन है चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयां, दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मणों को ब्रह्मदेय के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव और चौथा है चोल काल के प्रसिद्ध शहर और आपका लास्ट ऑप्शन है दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि मणिग्राम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे? तो वो देखिए आपके दक्षिण भारत के एक व्यापार संघ थे। ठीक है, दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। ठीक है, 4th ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है। इसको छोटा करेंगे क्योंकि देखिए मिलान वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए है कि नीचे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जो अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण यानी कि साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, अब देखिए जो लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे वो लोगों के लिए बेनिफिट होगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए पहला है यहाँ पर स्थान का नाम और इधर है वर्तमान राज्य। देखिए स्थान का क्या नाम है? चिरांद, कोल्डिहा, ठीक है, बुर्जहोम, हालूर और वर्तमान राज्य कौन कौन से हैं? कश्मीर, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो अब आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो चिरांद है, ठीक है, ये जो चिरांद स्थान है वो वर्तमान किस राज्य में है? ठीक है, यानी कि कहाँ पर है ये? तो देखिए जो सबसे पहला आपका चिरांद है ये आपका देखिए ये बिहार राज्य में है। ठीक है, और जो कोल्डिहवा है, ठीक है, कोल्डिहवा देखिए फ्रेंड्स ये आपका उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, तो ये तो देखिए सही है आपका उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद है बुर्जहोम, तो ये देखिए भाई ये आपके जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर पहले ऑप्शन पे है और जो हालूर है फ्रेंड्स ये आपका आंध्र प्रदेश में है। तो देखिए कौन से ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका देखिए जो 3rd ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग पढ़े होंगे एनसीईआरटी उनके लिए बेनिफिट है और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे चल के काम ही देगा आप लोगों को सीटेट में, नहीं तो लटक जाओगे फिर से। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चले, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। देखिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का खाली स्थान बार नाम आया है, यानी कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का कितनी बार नाम आया है? 12, 1, लगभग 1100।
तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम आया है फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपका 12, ठीक है, 12 बार नाम आया है। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध एवं जैन धर्मों दोनों में है, ठीक है। जो लोग देखिए हिस्ट्री पढ़े होंगे एनसीईआरटी का, उसमें बौद्ध और जैन के बारे में बहुत ही विस्तृत और बहुत ही अच्छी तरीके से स्टोरी टाइप से समझाया हुआ है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में समानता ठीक है किस में है। तो देखिए पहला ऑप्शन है मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्र सहित सब कुछ त्यागना होता है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अपने वस्त्र सहित आप सब कुछ त्याग दोगे, ठीक है, ये तो आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। तीसरा है केवल यही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ये बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में, ये दोनों में बात कही गई है कि केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं, ठीक है। आजकल के देखिए जो बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं बाहर जाकर के, जैसे बहुत लोगों की लक खराब होगी तभी उनका जॉब वॉब नहीं लग रहा है, और फिलहाल तो इस टाइम मान लीजिए कि वैकेंसी भी नहीं आ रही है, तो कोई बात ही नहीं है। नहीं तो जो लोग घर से बाहर जाते थे, पढ़ाई करते थे, उन लोग का 100% श्योर था कि नौकरी लग ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ने के लिए ही जाते थे, पढ़ने के ही उद्देश्य से जाते थे, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए जो थर्ड ऑप्शन था वही आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से, ठीक है। यानी कि किसने कहा था कि उच्च जातियों को उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, यानी कि तथाकथित निम्न जातियों से। पहला ऑप्शन है आपका कि घासीदास, दूसरा है ज्योतिबा फूले, तीसरा है नारायण गुरु और चौथा है हरिदास ठाकुर। ये किसने कहा है फ्रेंड्स? तो ये आपके देखिए ज्योतिबा फूले ने कहा है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है, ठीक है। जो शाहजहां हैं, ठीक है, इनके द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। दूसरा ऑप्शन है अपराध की दर को नियंत्रित करना आवश्यक था। और तीसरा देखिए 1 मिनट, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर कि ताजमहल का सफेद संगमरमर शांति का प्रतीक है। और चौथा है कि राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। तो देखिए फ्रेंड, जो आपके क्वेश्चन पूछा गया था कि शाहजहां द्वारा जो दीवाने आम है इनको बनवाने का संदर्भ है, ठीक है, कौन सा कथन उपयुक्त है, तो यहाँ पर देखिए जो पहला कथन है, ठीक है, कि प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करेगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के चिंगलेपुर, ठीक है, तमिलनाडु के चिंगलेपुर जिले में उत्तरा मेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सा सभा सदस्य नहीं बन सकते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है वे जिनके अपने घर थे। दूसरा ऑप्शन है वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। तीसरा ऑप्शन है 35 से 70 वर्ष की आयु के लोग। और चौथा है आपका कि वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपके पूछा गया है क्वेश्चन कि तमिलनाडु के चिंगलेपुर, ठीक है, चिंगलेपुर जिले में उत्तरा मेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं। तो ये देखिए वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था वे इस सभा के सदस्य नहीं बन सकते, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप सभी लोग लाइक सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोगों को डेली 60 क्वेश्चन के जो आपके SST हैं उसका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजिका के विषय में सत्य नहीं है। ठीक है, ग्राम भोजिका के विषय में सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका राजा ने उसका कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। दूसरा है प्रायः उसके पास दास होते थे और वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया जाता था। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है वह प्रायः बड़ा भूस्वामी होता था। तीसरा है उसको पद विरासत में मिलता था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्राम भोजिका के विषय में सत्य नहीं है, तो आपका केवल पहला है कि राजा ने उसका कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। ठीक है, यही आपका सत्य नहीं है, तो यही आपका करेक्ट होगा क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका कि मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है। ठीक है, मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है। पहला ऑप्शन है मृदा का जमाव। दूसरा है रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। और तीसरा है अपक्षय की दर और खाद मिट्टी। और चौथा है मृदा की मोटाई। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है। ठीक है, तो जो जनक चट्टान करती है वो रासायनिक गुण यानी कि पारगम्यता एवं संरचना। ठीक है, रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना, यही आपकी जनक चट्टान करती है निर्धारण यानी कि जो गुण है। ठीक है, चलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, जो धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिज हैं उनको साधारणतया खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है विवृत खान खनन। दूसरा है सिंटरन। ठीक है, तीसरा उत्खनन और चौथा है निस्तापन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा उत्खनन। ठीक है, उत्खनन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं। जो दुनिया की सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, ठीक है, वो कहाँ पर स्थित है। दक्षिण भारत, हवाई द्वीप, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में प्राचीनतम चट्टानें जो है वो स्थित हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है। यानी कि जो कच्चे माल होते हैं उनको अधिक मूल्यवान उत्पाद में, ठीक है, बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है। आर्थिक क्रिया, तृतीय क्रिया, प्राथमिक क्रिया या फिर द्वितीय क्रिया। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा द्वितीय क्रिया। ठीक है, जो कच्चे माल होते हैं, ठीक है, उनको मूल्यवान उत्पाद में बदलने की जो क्रिया होती है वो द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अपैची और क्रो निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि जो अपैची और क्रो होता है वो निम्नलिखित में से क्या है। पहला ऑप्शन है अमेरिका के म्यूजिक बैंड। दूसरा है पर्यावरण पर वृत्त चित्र। और तीसरा है उत्तरी अमेरिका के कबीले। और चौथा है आपका कीनिया के घुमंतू यानी कि खानाबदोश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो अपैची और क्रो हैं वो निम्नलिखित में से क्या है फ्रेंड्स। तो ये आपके उत्तरी अमेरिका के एक कबीले हैं। ठीक है, कौन, अपैची और क्रो। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है कागज उद्योग। दूसरा है पटसन उद्योग। तीसरा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। और चौथा है खाद्य तेल उद्योग। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पूछा गया है कि सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है, तो जो सनराइज उद्योग का उदाहरण है वो आपका सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड, जो लोग अभी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके अदर वीडियो भी देख सकते हैं। पिछले हमारे जो अगस्त में सीटेट का क्लास चला गया था, ठीक है, उसमें भी बहुत ईवीएस के और मैथ के, हिंदी के, सीडीपी के सारे क्लास चलाए गए हैं। तो आप लोग जा करके एक बार जरूर पढ़िएगा वहां पर भी। ठीक है, क्योंकि देखिए ईवीएस के अभी क्लास नहीं चलाए जा रहे हैं वर्तमान में, मतलब यानी कि इस टाइम। तो आप लोग पिछले क्लासेस में जाकर के पढ़ लेंगे, वहां पर बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व कराया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। आपको बताना है कि किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। पहला ऑप्शन है भूमध्य क्षेत्र। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया में
क्वींसलैंड, और तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका का ऑरेंज क्षेत्र, और चौथा है भारत की कश्मीर घाटी। तो देखिए फ्रेंड, जो विश्व का फलोद्यान कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो वो आपके भूमध्य क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो भूमध्य सागरीय वन प्रदेश हैं, ठीक है, इनको फलों की कृषि के कारण, ठीक है, विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जहाजों के नौकायन में सहायता करता है। ठीक है, कौन जहाजों के नौकायों में सहायता करता है। पहला ऑप्शन है ऐसे क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती हैं। दूसरा ऑप्शन है समुद्री धाराओं का क्षेत्र। तीसरा है उच्च ज्वारीय क्षेत्र, और चौथा है कम ज्वार का क्षेत्र। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि कौन जहाजों के नौकायन में सहायता करता है, तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ये आपके जो उच्च ज्वारीय क्षेत्र होते हैं वही जहाजों के नौकायन में सहायता करता है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी द्वारा प्रसारित प्रेषित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है। ठीक है, जो आपके पृथ्वी द्वारा प्रसारित जो प्रेषित होता है रेडियो तरंग, ठीक है, इसको वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है। समताप मंडल, ताप मंडल, बाह्य मंडल या फिर मध्य मंडल। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा ताप मंडल। ठीक है, जो ताप मंडल होता है यही आपके पृथ्वी पर परावर्तित करता है किसको, रेडियो तरंगों को। ठीक है, वापस रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करता है तापमंडल। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन हमारा। देखिए जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है कि पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि, ठीक है, पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि। पहला ऑप्शन है जंगली जानवरों का विवेकहीन शिकार किया जाना निषेध हो। दूसरा ऑप्शन है निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। तीसरा ऑप्शन है आपका प्रजातियों की सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ न की जाए, और चौथा है मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावास को संरक्षित करती रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि, कब बिगड़ता है, तो ये आपके निर्वनीकरण, ठीक है, निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे, तभी जो पर्यावरण में संतुलन है वो बिगड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय यानी कि दीर्घजीवी, ठीक है, पोषणीय विकास का सिद्धांत नहीं है। नॉट वाले क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके पूछा गया है कि कौन सा विकल्प पोषणीय विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत रवैया और व्यवहार में परिवर्तन, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी, बिल्कुल सही। तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, और चौथा है जीवन के प्रत्येक प्रकार का सम्मान और उसकी देखभाल, बिल्कुल सही। तो देखिए फ्रेंड, जो नहीं है, ठीक है, जिसका सिद्धांत जो नहीं है वही आपको बताना है। तो देखिए ये जो प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग यही नहीं है, तो यही आपका सही होगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वही सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं था। ठीक है, तो जो नहीं है वही हमारा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है। देखिए यानी कि आपका अगला क्वेश्चन है कि दो शहर एन और एम, ठीक है, ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित हैं। इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा, आपको बताना है। कोई दो शहर हैं एन और एम, जो ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित है, इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा। 1.5 घंटा, 2 घंटे, 30 मिनट, 1 घंटा। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स वो आपका 2 घंटा होगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा वही बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए जो ग्रीनविच यामोत्तर जो कि 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, ठीक है, ये एक देशांतर का अंतर होने पर जो समय में 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, तो जो दो शहर हैं आपके एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व और 15 डिग्री पश्चिम में स्थित हैं। तो देखिए जो इस प्रकार जो दोनों शहरों के बीच की कुल दूरी होती है फ्रेंड्स वो आपकी कितनी हो जाएगी, 15 डिग्री पूर्व प्लस 15 डिग्री पश्चिम इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो देखिए 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होते हैं। आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग कॉपी पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो फ्रेंड्स जो 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट आपके होते हैं, तो आपका 30 डिग्री देशांतर बराबर कितना हो जाएगा 30 ×
4 यानी कि 120 मिनट, अर्थात कितने हो जाएंगे, 2 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग कॉपी पेन लिए होंगे तो नोट कर लिया होगा, क्योंकि देखिए हमारे पास अभी सिस्टम नहीं है कि मैं आप लोगों को हल करके बताऊं, ठीक है, स्क्रीन पर। तो अभी मैं ऐसे ही आप लोगों को बता दी हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को आगे पीछे करके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 5 क्वेश्चन हमारे और बचे हैं, फटाफट से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं आज के एसएसटी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि न्यूनतम वेतन अधिनियम, ठीक है, न्यूनतम वेतन अधिनियम, पहला ऑप्शन है नियोगकर्ताओं को कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है। दूसरा ऑप्शन है संगठित क्षेत्र के केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। तीसरा ऑप्शन है निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। और चौथा है कि निर्धारित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि न्यूनतम वेतन अधिनियम, ठीक है, क्या होता है, यानी कि क्या है ये, तो ये आपका देखिए ऑप्शन नंबर जो 4 था कि निर्धारित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए, यही आपका न्यूनतम वेतन अधिनियम है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है। देखिए जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को, ठीक है, किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा। तो ये देखिए आपका अनुच्छेद 21 में है, या फिर अनुच्छेद 28 में, या अनुच्छेद 15 में, या फिर अनुच्छेद 17 में। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ये आपके किस में है, ये आपके अनुच्छेद 17 में है। कौन सा, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है। आपको बताना है कि जो भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है, जाति है, लिंग है, गरीबी है, या फिर धर्म है। तो देखिए फ्रेंड, जो भारत में असमानता का मुख्य कारण है वो आपका गरीबी है। ठीक है, असमानता का जो मुख्य कारण है क्या है, वो गरीबी है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में कभी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज पहला क्लास है तो मैं भी खुद ही थक गई हूँ, और 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो हम लोग पहले इस क्लास को फटाफट से खत्म करते हैं। ठीक है, किसी और दिन मैं इस क्वेश्चन को लेकर के मैं डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, लास्ट से सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, पहला ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कासित करता है। दूसरा है न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू कानून को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है। और तीसरा है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। चौथा है संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को सुधारने के विषय में है। तो देखिए फ्रेंड, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है, वो आपका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए आज के हम लोग अपने एसएसटी के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ठीक है, आपको सत्य बताना है, सही वाले जो सबसे उपयुक्त होंगे। पहला ऑप्शन है पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। दूसरा ऑप्शन है आर्य समाज के अनुयायियों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। और तीसरा ऑप्शन है कि परिवार के केवल पुत्रों और पुरुष सदस्य को ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार प्राप्त है। और चौथा है कि केवल पत्नी को अपने दिव्यांगत पति की संपत्ति में उत्तराधिकार है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब गलत है। जो सबसे सही है फ्रेंड्स, ठीक है, वो आपका पुत्र पुत्री और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सा होता है। ये आपका हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार ये है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए हमने देखे जो आपके 60 क्वेश्चन एसएसटी के थे, मैंने कंप्लीट करवाया है आप लोगों के साथ मिलकर के। और ये जो क्वेश्चन थे ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग फ्रेंड्स कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, सभी ग्रुप में सभी दोस्तों को हर जगह जो आपके व्हाट्सअप हो, व्हाट्सअप मैसेंजर पर, फेसबुक पर, इंस्टा पे, और आप जितने भी लोग आपके टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हों, ठीक है, सभी लोगों को शेयर करिए। और कंटिन्यू हम आप लोगों के लिए एसएसटी का क्लास चलाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।